फॉक्सट्रेट ने एडोना को गड्डी लाने का इशारा किया और एडोना अंदरूनी कमरे की तरफ चली गई। चंद ही लम्हों में ताश की एक नई गड्डी हाथों में लिए नमूदार हुई। फॉक्सट्रेट ने उसे गड्डी मेरे हवाले करने का इशारा किया। मैंने कहा, नहीं फॉक्सट्रेट, गड्डी तुम अपने हाथों से खुद खोलोगे। जोकर निकालने के बाद पत्ते फेंट कर फ्लोरा से कटवाओगे और हम तीनों के दरमियान तकसीम करोगे। मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगा। फॉक्सट्रेट ने मुझे हैरत से देखा। बोला, जब तक कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मुजाहिरा किस चीज का करोगे? मैंने कहा, यह भी तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम पत्ते बांट चुके होगे। फॉक्सट्रेट ने मेरे कहने पर अमल किया। मेरी तमाम तर तवज्जो सिमट कर उसके हाथों पर मरकूज हो गई थी। मैंने कहा, अब जबकि पत्ते तकसीम हो चुके हैं, मैं ये बता सकता हूं कि कौन जीतेगा। तुम पत्ते उल्टा कर देखो। फ्लोरा के पास सबसे अच्छे पत्ते गए हैं। फॉक्सट्रेट ने तीनों के पत्ते उल्टा कर देखे। मेरे कहने के ऐन मुताबिक फ्लोरा के पत्ते सबसे अच्छे थे। फॉक्सट्रेट हैरान तो हुआ मगर उसे यकीन नहीं आया। उसने कहा, यह महज इत्तेफाक भी हो सकता है। सिर्फ ये बता देने से तुम्हारी महारत साबित नहीं होती। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, अब फ्लोरा से पत्ते बंटवाओ, मैं फिर बताऊंगा कि किसके पत्ते सबसे अच्छे हैं। दोबारा फ्लोरा ने पत्ते बांटे और मैंने बता दिया कि किसके पास सबसे अच्छे पत्ते हैं। फॉक्सट्रेट ने दोबारा शुबे का इजहार किया और मैंने उसे एक बार फिर मुजाहिरा करके दिखाया। यही अमल बार बार हुआ और हर बार मेरा कहा दुरुस्त साबित हुआ। आखिरकार फॉक्सट्रेट ने हथियार डाल दिए। बोला, समझ में नहीं आता, बार बार तुम्हारा अंदाजा कैसे दुरुस्त हो जाता है? मैंने कहा, अंदाजा नहीं फॉक्सट्रेट, मुझे मालूम होता है कि किसके पास क्या पत्ते गए हैं। वो बोला, तुमने तो अब तक पत्तों को हाथ भी नहीं लगाया, फिर मैं किस तरह मान लूं कि तुम्हें पत्तों का इल्म हो जाता है? मैंने कहा, इसी चीज का नाम तो महारत है। अगर गड्डी एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक मैं खुद न चाहूं। फॉक्सट्रेट बोला, मुमकिन है तुम दुरुस्त कह रहे हो, मगर मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा। जब तक काटने वाला मिला हुआ न हो, शार्पिंग किस तरह मुमकिन है? मैंने टेबल पर पड़े हुए पत्ते समेटे और उन्हें फेंटने लगा। मैंने पत्ते फेंटने के बाद उसके सामने रखते हुए कहा, तुम मेरे साथ मिले हुए नहीं हो ना फॉक्सट्रेट? ये मौका ऐसा है कि अगर मैंने फ्लोरा से पत्ते कटवाए तो तुम यही शुबा करोगे कि मुमकिन है फ्लोरा भी मुझसे मिल गई हो। वजह यह है कि जो मुजाहिरा मैं करने वाला हूं उसे तुम्हारी अक्ल कभी तस्लीम नहीं करेगी। मैं पत्ते लगा चुका हूं, अब तुम इन्हें जहां से भी चाहो काटो, पत्ते वही बटेंगे जो मैं चाहूंगा। फॉक्सट्रेट ने पत्ते काटने से इनकार कर दिया। बोला, पहले मुझे बताओ कि तुमने क्या पत्ते लगाए हैं। उस वक्त वो एक ऐसे बच्चे की मानिंद नजर आ रहा था जिसे उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। मैंने कहा, पूरी दुनिया में मेरे अलावा शायद ही कोई ये करतब दिखा सके। मैंने इक्के बादशाह और बेगम की ट्रेल लगाई है। तुम्हारे हिस्से में सबसे छोटे पत्ते आएंगे और फ्लोरा के पास सबसे बड़े पत्ते। फॉक्सट्रेट ने गड्डी दरमियान से काटते हुए कहा, ठीक है मिस्टर एडम, तुमने बहुत बड़ा दावा किया है, इसलिए मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कर रहा हूँ। वरना यह भी मुमकिन था कि मैं ऊपर से 51 पत्ते काट देता और सबसे नीचे का पत्ता उठाकर उसे देख लेता। इस तरह तुम्हें लाजमन शिकस्त हो जाती। मैंने गड्डी दरमियान से काटी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम अपना दावा पूरा नहीं कर सकोगे। मैं कुर्सी खिसका कर उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर फॉक्सट्रेट, अब मैं ये मुजाहिरा नहीं कर सकूंगा। फॉक्सट्रेट ने मेरे इस तरह अचानक उठने पर हैरान होकर कहा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने नखवत से कहा, एडम डी फ्लॉक किसी रियायत का मोहताज नहीं है। मैं जो दावा करता हूँ उसे हर हाल में पूरा करता हूँ। अगर तुम मुझे कोई रियायत देना चाहते थे तो तुम्हें मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहिए था। मजा तो तब ही आता जब मद्दे मुकाबिल अपनी तमाम तर सलाहियतें सर्फ करते हुए मुझे शिकस्त देने की कोशिश करे। अब ये मुजाहिरा सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब तुम 51 पत्ते काटोगे। फॉक्सट्रेट बोला, तुम शिकस्त खाने पर तुल गए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कटे हुए पत्ते वापस रखे और एक पत्ता छोड़कर बकिया सारे पत्ते उठाकर मेरे सामने रख दिए। उसने मेरी गड्डी उठाने का इंतजार भी नहीं किया और निहायत बेसब्री से बाकी बचा हुआ पत्ता उठाकर देखा। उसका चेहरा हैरत की ज्यादती से बिगड़ गया। मेरे दावे के मुताबिक वो एक बेगम ही थी। मैंने इत्मीनान से गड्डी उठाकर पत्ते बांट दिए। एडोना, फ्लोरा और फॉक्सट्रेट की नजरें मेरे हाथों पर मरकूज थीं, लेकिन वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख सकते थे। मेरे हाथों की सफाई को तो शायद कैमरा भी नहीं पकड़ सकता था। पत्ते बांटे जाने के बाद मैंने गड्डी मेज के वस्त में डाल दी और फॉक्सट्रेट से कहा, अब तमाम पत्ते तुम खुद ही उठाकर देख लो। फॉक्सट्रेट ने बारी बारी तमाम पत्ते उलट दिए और फिर बेजान से अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टिक गया। फ्लोरा और एडोना भी हैरत से मुझे देख रही थी। हर एक के सामने से वही पत्ते बरामद हुए थे जो मैं पहले ही बता चुका था। फॉक्सट्रेट ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जो कुछ मैंने देखा है उसे देखने के बावजूद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम कोई जादूगर तो नहीं हो? मैंने कहा, मैं सिर्फ एडम डी फ्लॉक हूँ, इसके सिवा कुछ भी नहीं हूँ। और आज की रात मैं जो भी दावा करूं वो पूरा होगा।
اس لیے کہ میری لک میرے ساتھ ہے۔ میں نے فلورا کی طرف دیکھا جو ایک ٹک مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کا تنہا یہ حال نہیں تھا بلکہ فاکس اسٹریٹ اور ایڈونا پر بھی اسی قسم کی کیفیت طاری تھی۔ فاکس اسٹریٹ بولا، تم نے اپنا دعویٰ پورا کر دکھایا مسٹر ایڈم۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمال صرف تمہارا ہی حصہ ہے۔ میں نے کہا، ایسا صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہو سکا ہے فاکس اسٹریٹ۔ اگر تم فلورا کو میرے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے تو میں ناکام ہو جاتا۔ فاکس اسٹریٹ کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بولا، کیا تم سنجیدہ ہو مسٹر ایڈم؟ میں نے کہا، کوئی اپنی لک کے بارے میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، تم بہت عجیب آدمی ہو مسٹر ایڈم، تمہاری کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا، بالکل یہی بات میں بھی تمہیں بتا رہا تھا، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میری کامیابی اتفاقات کی مرہون منت ہوتی ہے۔ فاکس اسٹریٹ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد بولا، فلورا تمہاری ہو سکتی ہے مسٹر ایڈم، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ میں نے بے تابی کا مظاہرہ کیا، کہا، جلدی سے بتاؤ۔ فلورا کی خاطر میں ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ فاکس اسٹریٹ نے بڑی احتیاط سے کہنا شروع کیا، مجھے تم جیسے کسی ماہر کی تلاش تھی۔ ہم تمہیں معقول تنخواہ دیں گے، جیتی ہوئی رقم میں سے دوسروں کو 10% کمیشن دیا جاتا ہے، تمہیں دگنا کمیشن دیا جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے مسٹر فاکس اسٹریٹ کہ تم کس آدمی سے کس نوعیت کی گفتگو کر رہے ہو؟ وہ بولا، اسی لیے میں نے تمہیں دگنی رقم کی آفر کی ہے، لیکن اگر تمہیں یہ رقم کم معلوم ہوتی ہے تو اس میں مزید اضافے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ میں نے کہا، 100% کمیشن بھی نامنظور ہے مسٹر فاکس اسٹریٹ۔ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، یہ تو ایڈم ڈی فلاک کی شخصیت کا صرف ایک رخ تھا۔ معلوم نہیں کتنوں کے دل میں یہ حسرت ہے کہ ایڈم ڈی فلاک ان کے لیے کام کرے اور وہ اسے ہیرے جواہرات میں تول دیں، لیکن ایڈم اپنی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہے۔ بڑی سے بڑی قیمت بھی میری صلاحیتوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ فاکس اسٹریٹ نے کہا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ہم فلورا کو بھی تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ بہت ممکن تھا کہ یہ الفاظ کہتے وقت اس نے خود کو بے وقوف بھی محسوس کیا ہو، مگر میں نے اس پر خاص سنجیدہ رد عمل کا اظہار کیا۔ میں نے قدرے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، مگر میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ایک شارپر کی حیثیت سے خود کو محدود نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو ایڈم ڈی فلاک کی موت واقع ہو جائے گی۔ فاکس اسٹریٹ کے چہرے پر دلچسپی کی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے تم نے ٹونی اور ایڈگر کو زیر کیا تھا جبکہ وہ مسلح تھے اور تم نہت تھے۔ میں نے کہا، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ دونوں 3rd کلاس قسم کے لوگ ہیں، انہیں زیر کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ فاکس اسٹریٹ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، تمہاری کوئی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر وہ دونوں اتنے ہی بے وقت تھے تو تم رقم ان کے حوالے کرنے پر کیوں تیار ہو گئے؟ میں نے کہا، محض اس لیے کہ رقم کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اگر ہوتی تو اس وقت اس کلب میں موجود تمام رقم میرے قبضے میں ہوتی۔ فاکس اسٹریٹ میز پر رکھے ہوئے ٹونی کے ریوالور سے کھیلنے لگا، پھر اچانک بولا، تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکو گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا، یہ صرف تمہارا خیال ہے مسٹر فاکس اسٹریٹ، ضروری نہیں کہ یہ درست بھی ہو۔ فاکس اسٹریٹ نے کہا، میرے محافظ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں، ان کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں، انہیں ایڈگر یا ٹونی مت سمجھنا۔ میں نے کہا، مت بھولو فاکس اسٹریٹ کہ یہ ریوالور میں نے از خود تمہارے حوالے کیا ہے، میں چاہتا تو یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں یرغمال بھی بنا سکتا تھا۔ اچانک فاکس اسٹریٹ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ میں نے کہا، میرا نام تمہارے علم میں ہے، پیشے کا اندازہ بھی تم نے لگا ہی لیا ہوگا، اور یہ بھی تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہم جیسے لوگوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ فاکس اسٹریٹ نے کہا، بتانا نہیں چاہتے، لیکن ہم تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے مسٹر فاکس اسٹریٹ، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہی سب کچھ ہے، لہٰذا کچھ معلوم کر لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فاکس اسٹریٹ بولا، تم نے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط بیانی ضرور کی ہے، اس لیے کہ تم جیسے لوگ مرسیڈیز میں سفر نہیں کرتے۔ میں نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے۔ میرے ہونٹ دائرے کی صورت میں سکڑ گئے۔ شاید تم مرسیڈیز کے نمبروں سے میرے بارے میں معلوم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ فاکس اسٹریٹ نے اس بات میں سر ہلایا، بولا، بالکل، تم بچ نہیں سکو گے، ہم تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ میں نے بڑی افسردگی سے کہا، تمہیں مایوسی ہوگی مسٹر فاکس اسٹریٹ، اس لیے کہ وہ مرسیڈیز میں نے چوری کی ہے۔ فاکس اسٹریٹ مجھے گھورنے لگا، بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس شہر میں چند مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، احمق سے احمق آدمی بھی چوری کرنے کے لیے مرسیڈیز کا انتخاب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا پکڑا جانا بہت آسان ہوگا۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، ایڈم ڈی فلاک ایسے ہی حیرت انگیز کاموں کے لیے مشہور ہے مسٹر فاکس اسٹریٹ،
जिस काम के करने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एडम डी फ्लॉक वो काम बड़ी आसानी से कर गुजरता है। फॉक्सट्रेट ने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने शायद सोचे समझे बगैर झूठ बोल दिया है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई शख्स मुझे इस तरह बेवकूफ़ बनाकर निकल जाए। मैं तुम्हारी इस बात की तस्दीक ज़रूर करूंगा, और अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि फॉक्सट्रेट से गलत बयानी करने का क्या अंजाम होता है। उसने इंटरकॉम पर किसी को शहर के थानों से ये मालूम करने की हिदायत की कि किसी जगह मर्सिडीज की चोरी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज करवाई गई। मैं बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर फैल कर बैठ गया। मेरे इत्मीनान की वजह यह थी कि मर्सिडीज वाकई चोरी की थी। अगर उसकी चोरी की रिपोर्ट न भी दर्ज करवाई गई होती तो ये साबित कर देना मुश्किल न होता कि वो चोरी की कार है। फॉक्सट्रेट मुझे घूरे जा रहा था। मेरी बेपरवाही उसके लिए बाइस तशवीश थी। शायद मैं पहला आदमी था जो उसकी शख्सियत से मरूब नहीं हुआ था। मैं एक ऐसी जगह पर था जहां से फरार होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसके एक इशारे पर मेरी तिक्का बोटी हो सकती थी, मगर मैं यूं बैठा था जैसे जहां खैर सगाली के दौरे पर आया हुआ हूं, या अपने पसंदीदा ड्राइंग रूम में फुर्सत के लम्हात बेफिक्री से गुजार रहा हूं। मैंने अचानक ही एडोना को मुखातिब किया, कहा, अगर जहमत ना हो तो एक गिलास पानी ही पिला दो, तुम लोगों में मेहमान नवाजी की जरा भी रमक नहीं है। फॉक्सट्रेट ने कहा, ओह मुझे अफसोस है, जिस चीज की भी ख्वाहिश महसूस कर रहे हो बता दो। मैंने कहा, मैं अकेला ही तुम्हारा मेहमान नहीं हूँ, मेरी लक फ्लोरा भी है। माना कि ये तुम्हारी मुलाजिम है मगर इस वक्त तुम्हारी मेहमान है। फॉक्सट्रेट ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। उसने फ्लोरा को देखे बगैर कहा, ठीक है, एडोना को बता दो। फ्लोरा ने बड़ी मुश्किल से कहा, कुछ नहीं। मैं देख रहा था कि फॉक्सट्रेट के तमाम मुलाजिमीन उससे खौफजदगी की हद तक मरूब थे। वो उसके सामने जबान हिलाने तक की जुर्रत नहीं कर पाते थे। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तकल्लुफ मत करो फ्लोरा। फिर फॉक्सट्रेट की तरफ मुतवज्जे हो गया, कहा, तुम्हें फ्लोरा के साथ मौजज़ मेहमानों जैसा सलूक करना चाहिए। फॉक्सट्रेट ने तमस्खराना अंदाज में कहा, आप क्या पीना पसंद फरमाएंगी मोहतरमा फ्लोरा? अगर जहमत न हो तो मुत्तला फरमा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फॉक्सट्रेट के इस अंदाज़े गुफ्तगू पर फ्लोरा के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। वो सिर्फ हक लाकर रह गई। मैंने अचानक ही कुर्सी पीछे खिसकाई और उछल कर खड़ा हो गया। मैंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरी साथी की तौहीन की है मिस्टर फॉक्सट्रेट, तुम्हें इनसे माजरत करनी होगी, वरना हमारे दरमियान मजीद गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। फॉक्सट्रेट ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर हाथ हिलाकर बोला, बैठ जाओ मिस्टर एडम, तुम बहुत जज्बाती आदमी हो, लेकिन मुझे एहसास है कि इस वक्त मुझसे ही ज्यादती हुई होगी। मुझे फ्लोरा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बड़े खराब लहजे में कहा, इस तरह काम नहीं चलेगा मिस्टर, माजरत करनी है तो बराह रास्त फ्लोरा से करो। मेरी बात सुनकर फ्लोरा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो सकती है। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाह रही है, मगर उसके मुंह से किसी भी किस्म की आवाज नहीं निकल सकी। फॉक्सट्रेट ने कहा, तुम इस क्लब की मुलाजिमा हो फ्लोरा, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि मिस्टर एडम जैसा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक शख्स तुम्हें इतनी अहमियत दे रहा है। तुम इस वक्त मेरी मेहमान हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे नाजेबा लहजे में बात की। फ्लोरा दंग रह गई। उसके कानों ने वो अल्फाज सुने थे कि उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने हकलाकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? मैंने दोबारा बैठते हुए कहा, बॉस कभी गलत नहीं कहते। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए शहरी मंगवाऊं? फ्लोरा ने थूक निकल कर कहा, नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक से काम चल जाएगा। एडोना कमरे से चली गई और मैं फॉक्सट्रेट की तरफ देखने लगा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। एडोना चंद ही लम्हों के बाद वापस आ गई। मेरे लिए पानी और फ्लोरा के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आ गई। उस वक्त इंटरकॉम का बजर बजा और फॉक्सट्रेट इंटरकॉम पर बात करने लगा। फॉक्सट्रेट ने इंटरकॉम बंद करते हुए कदरे बुझे हुए से लहजे में कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई। मर्सिडीज रात 8 बजे के करीब चुराई गई थी। मैंने कहा, एडम डी फ्लॉक को झूठ बोलने से नफरत है, लेकिन मुकम्मल तस्दीक के लिए ये भी मालूम कर लेते कि ये वही मर्सिडीज है। फॉक्सट्रेट ने कहा, हम कच्चे काम नहीं करते, ये वही मर्सिडीज है, लेकिन अगर ये यहाँ से बरामद हुई तो हमारे क्लब की रेपुटेशन मुतासिर होगी। मैंने कहा, बासर लोगों की रेपुटेशन कभी खतरे में नहीं पड़ती, ये मरज सिर्फ उन लोगों को लाहक हुआ करता है जो मुफलिस होते हैं। फॉक्सट्रेट ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारा रवैया मेरे साथ बहुत गुस्ताखाना रहा है। जानते हो मैंने तुम्हारा ये रवैया क्यों बर्दाश्त किया है? मैं संभल कर बैठ गया। कहा, तुम जैसे लोगों को हमेशा जरूरत रहती है और मैं अपनी कदर कीमत से बखूबी वाकिफ हूँ। वो बोला, मेरे पास काम करोगे तो तुम्हें डिसिप्लिन की पाबंदी करनी होगी। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा, भूल जाओ, एडम डी फ्लॉक कभी किसी की बरतरी तस्लीम नहीं करता। फॉक्सट्रेट ने हत्तुल इम्कान नरम लहजे में कहा,
अगर तुम कहीं काम करोगे तो वहां के ज़ाब्तों की पाबंदी करनी पड़ेगी। उसके लिए खुद पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। मैंने कहा, तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि मैं तुम्हारे पास काम करने की हामी जरूर भर लूंगा? बेहतर यह है कि मफरूजों की बजाय हकायक की बुनियाद पर गुफ्तगू करो। फॉक्सट्रेट ने मुझे घूर कर देखा, बोला, तुम जरूरत से ज्यादा खुश फहमी का शिकार लगते हो। मैंने कहा, यह मेरा मसला है, किसी और को इससे गरज नहीं होनी चाहिए कि मैं कितनी खुश फहमी का शिकार हूँ। वो बोला, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, कम से कम शार्पर की हैसियत से तो हरगिज नहीं। थर्ड क्लास काम थर्ड क्लास लोगों के लिए होते हैं। फॉक्सट्रेट ने मुझे घूरते हुए कहा, तो फिर तुम हमसे क्या तवक्को रखते हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास मुलाजिमत की दरखास्त लेकर नहीं आया मिस्टर फॉक्सट्रेट, जो तुम मुझसे इस तरह सवाल जवाब कर रहे हो। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फॉक्सट्रेट नरम पड़ गया, बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बारे में हमें पूरी तरह मालूमात भी तो नहीं है। हमें कैसे अंदाजा हो सकता है कि तुम किन कामों के लिए मौजू हो और किन कामों के लिए नहीं? मैंने कहा, हर वो काम जो कोई और नहीं कर सकता एडम डिफ्लॉक कर सकता है। लिहाजा इस मामले में सर खपाने की बजाय अगर कोई खास काम लेना चाहो तो बिला झिझक बताओ। फॉक्सट्रेट सोच में गुम हो गया। वो हाकिमाना फितरत का हामिल था। मेरे एतबार उसके लिए सख्त नापसंदीदा साबित हुए थे, मगर वो अपनी किसी गरज के तहत मुझे बर्दाश्त किए जा रहा था। मैं उसकी तरफ से मुतमईन नहीं था। वो उन लोगों में से मालूम होता था जिनके नजदीक अपनी अना सबसे ज्यादा अहम होती है। उसने मुझे खुद से कमतर फर्ज कर लिया था, इसलिए उसकी कोशिश यही थी कि किसी तरह मुझे दबा ले। चंद लम्हे के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम कार की चोरी में मुलव्विस हो और इस वक्त हमारे रहमो करम पर हो। अगर मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में इत्तला फराहम कर दूं तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे। मैं मुस्कुराया, कहा, धमकी दे रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि ये खन्नास अपने जहन से क्यों नहीं निकाल देते। तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं आ जाता कि तुम मुझ पर काबू नहीं पा सकोगे? अगर तुम्हें पुलिस को इत्तला देने का शौक हो रहा है तो अपना ये शौक जरूर पूरा करो, लेकिन इस यकीन के साथ कि मुश्किल में तुम खुद ही फंसोगे। मैं न तुम्हारे हाथ लगूंगा और ना ही पुलिस मुझ तक पहुंच सकेगी। वो बोला, तुम कितने ही बासलाहियत क्यों ना हो, दर्जनों अफराद का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे एक इशारे पर तुम्हें घेर लिया जाएगा। तुम इस क्लब की हुदूद से बाहर कदम नहीं रख सकते। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुमकिन है इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हथियार डाल दूं, लेकिन कब तक मुझे कैद रखोगे? कब तक मेरी निगरानी करवाओगे? कभी तो मुझे मौका मिलेगा और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी दस्तरस से निकल जाऊंगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि अक्ल के नाखून लो। मुझसे कोई काम लेना चाहते हो तो अफहाम व तफहीम की राह इख्तियार करो। वो और लोग होते होंगे जो धमकियों में आ जाते होंगे। मैं किसी और के लिए काम करता भी हूं तो आजादाना अंदाज में करता हूं, वरना नहीं। फॉक्सट्रेट ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। शायद बात उसकी समझ में आ गई थी। बोला, तुम्हारी बाज बातें मुझे उलझन में डाल रही हैं, तुम्हें उनकी वजाहत करनी होगी। मैंने कहा, तुम्हारी उलझन दूर करके मुझे खुशी होगी। काम करने के लिए बाहमी इत्मीनान को मैं निहायत जरूरी तसव्वुर करता हूँ। वो बोला, तुम जानते हो कि फ्लोरा क्लब की मुलाजिम है और इसने अपनी तरफ से तुम्हें हरवाने की पूरी कोशिश की थी, फिर तुम इसे अपनी लख क्यों करार दे रहे हो? मैंने कहा, मुझे इससे क्या गरज कि वो किसकी मुलाजिम है, इसकी वजह से मुझे फायदा पहुंचा है। इसने जो कुछ किया वो इसका फर्ज था, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। फॉक्सट्रेट ने कहा, बात इतनी सादा नहीं है। तुम्हारी जीत में फ्लोरा का दखल नहीं था। अगर वो न होती तब भी तुम्हें जीतना ही था। तुम्हारा ये कमाल मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैंने अफसुर्दगी से कहा, तुम नहीं समझ सकोगे मिस्टर फॉक्सट्रेट। जब से मेरी मुलाकात फ्लोरा से हुई है मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी नस नस में एक नई तवानाई दौड़ गई हो। तुमने जो कुछ भी देखा वो बेशक मेरा कमाल है, लेकिन अगर फ्लोरा मेरे साथ मौजूद न होती तो मैं इतने एतमाद से ये सब कुछ न कर सकता था। 10 में से 3 बार यकीनन मुझसे गलती होती है। माजी में यह तनासुब 50-50 रहा है, मगर आज तुमने देखा कि मैंने जो चाहा वही हुआ और मुझे यकीन है कि आइंदा भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। फॉक्सट्रेट ने हैरत से कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? फ्लोरा भी हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, फ्लोरा मेरी लक है मिस्टर फॉक्सट्रेट। क्या कोई शख्स अपनी किस्मत के बारे में भी झूठ बोल सकता है? फॉक्सट्रेट ने बेबसी से शाने उचकाए, बोला, चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारी ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कहा, ये एक तल्ख हकीकत है मिस्टर फॉक्सट्रेट, न मेरा कोई वतन है और ना ही कोई मुस्तकिल ठिकाना है। मैंने कभी चंद रोज से ज्यादा कोई काम नहीं किया। मालो दौलत मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आज तक समझ ही नहीं सका कि मैं चाहता क्या हूँ। मैंने बेशुमार जराइम किए हैं, मगर किसी को नहीं मालूम कि इन जराइम के पीछे मेरी जात है। मैंने आज तक कहीं अपना सुराग नहीं छोड़ा। मैं ये पसंद भी नहीं करता कि ज्यादा लोग मेरी शख्सियत से वाकिफ हों। फितरतन मैं जराइम पेशा हूँ। किसी भी किस्म के जुर्म को आर नहीं समझता, बस कत्ल करने से गुरेज करता हूँ।
ये बात भी नहीं है कि मैंने कभी कत्ल नहीं किया। बेशक मेरे क्रेडिट पर चंद कत्ल भी हैं, मगर मैंने वो सिर्फ उस वक्त किए थे जब मुझे यकीन हो गया था कि अब अगर मैंने कत्ल न किया तो खुद कत्ल हो जाऊंगा। मैं बेहद मोहतात आदमी हूँ, तेजी से ठिकाने बदलता रहता हूँ ताकि कोई मेरे बारे में कुछ जान न सके। फॉक्सट्रेट ने कहा, इसकी एक ही वजह हो सकती है, तुम अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला हो। तुम्हें हरदम ये धड़का लगा रहता है कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाओ। मैं उससे फौरन ही मुत्तफिक हो गया, कहा मुमकिन है। मेरा ख्याल है ये मसला तो हर मुजरिम को दरपेश होता है। वो बोला, होता है, मगर इस हद तक नहीं जिस हद तक तुम बता रहे हो, और फिर रूए जमीन पर ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। मैंने बेताबी का मुजाहरा किया, कहा तुमने जो मसला उठाया है तो इसका हल भी तुम ही बता दो। अपनी मौजूदा तर्ज जिंदगी से मैं बहुत गैर मुतमईन हूँ। वो बोला, तुम्हारे मसले का सादा सा हल ये है कि खुद को किसी से वाबस्ता कर लो। आदमी किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसका कोई हिमायती भी तो होना चाहिए। अपने लिए कोई मजबूत सहारा तलाश करो ताकि अपना काम बेफिक्री से जारी रख सको। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुश्किल ये है कि एडम डी फ्लॉक से गुलामी नहीं होती। हर शख्स अपने से ज्यादा बासलाहियत शख्स को गुलाम देखना चाहता है। माफ करना, मुझे तुम्हारी ये तजवीज मंजूर नहीं। फॉक्सट्रेट ने अचानक ही एक गैर मुतवक्के सवाल कर दिया। बोला, अब तुम वापस कहाँ जाओगे? मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। मैं समझ रहा था कि वो बात मजीद आगे बढ़ाएगा, मगर यूं मालूम हो रहा था जैसे वो अचानक ही मुझे तनख्वाह देने पर तुल गया हो।